अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ बुक। इससे पहले के सेशंस में आप लोगों ने फैलेसीज के बारे में भी कुछ पढ़ा है, आर्गुमेंटेशन के बारे में, बायसेस के बारे में। तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं लिए तो वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, अल-अख़वा के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम उसी से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम फैलेसीज, आर्गुमेंटेशन, बेहतर तरह से अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करना, अपनी बायसेस को और दूसरे की बायसेस को समझना, ये हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम चीज के क्रक्स तक पहुंच सकें, ज्यादा बेहतर तौर पे चीज को एनालाइज कर सकें, का मकसद ये था। तो अब अगर हमें एक स्टेप आगे जाना हो और किताब, जो कि बुक रीडिंग हम अल-अख़वा पे करते रहते हैं, मुख्तलिफ बुक्स सेलेक्ट होती हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ बुक्स के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं जहाँ रीड हो रही है और डिस्कस हो रही है। तो बुक एनालिसिस की जरूरत क्यों है? क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? ताकि हम लोग जो है ना ये देख सकें कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक भी है या नहीं। तो उसको हमने क्रिटिकली जो है ना वो देख लें कि ये इंफॉर्मेशन इस काबिल है कि इसको इस पे अमल किया जाए या ना किया ओके, जाए। एक बुक का ठीक है। दू- दू- पहले और एक बुक में दूसरे का पर्पस, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते, कैसे वो सोचता है, कैसे मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमारा कनेक्शन ब्रेन का और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए दूसरे के इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, हम बुक को देख के समझ सकें कि उस पर अमल करना है नहीं करना, उसकी इंफॉर्मेशन। कोई और अपना पॉइंट ऐड करना चाहेगा? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करते हैं। हम जब बुक रीडिंग करते हैं ना तो हमारे सामने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, अलग अलग राइटर के। और फिर उन की थिंकिंग जो है वो हम अपनी थिंकिंग से या तो मैच करते हैं या फिर कोलैप्स होती है। तो इस प्रोसेस को क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। जी, इसी प्रोसेस को क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बुक कहते हैं। सही सही। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने बस अपनी एग्जांपल में बताया कि आपने जो एक्सप्लेन किया कि एक से ज्यादा बुक्स ना, कि मुख्तलिफ राइटर्स को, हम्म। जाहिर है जब हम एक से ज्यादा राइटर्स को पढ़ेंगे तो कंपेयर भी होगा। अगर हम एक जी, ही राइटर को पढ़ रहे हैं या एक वक्त बहुत किताबें नहीं पढ़ रहे, तो फिर तो हमारा जो एनालिसिस है वो उस बुक तक महदूद होगा ना। बिल्कुल फिर बाइसनेस आ जाएगी। जी, बायसनेस आ जाएगी, बिल्कुल। बायसनेस क्यों आएगी? क्योंकि हम लोग एक ही राइटर को जो है मुसलसल पढ़ रहे होंगे ना, तो उस राइटर का जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो हर बुक में आपको सेम ही मिलेगा। तो जो डिफरेंट एक्सपोजर जो आपको मिलना चाहिए अलग अलग राइटर से, वो नहीं मिल पाएगा। तो बाइसनेस ये होगी कि आप जो भी राइटर, आप स्पेसिफिक राइटर आप पढ़ रहे हो, तो आप उसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको फिर समझोगे। ओके। इसका लेकिन इस एग्जांपल में हमने ये थोड़ा ऐसे समझा कि एक ही राइटर की बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक राइटर की सारी बुक्स एक सब्जेक्ट पे तो नहीं होंगी, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखी होंगी ना उसने बुक। टॉपिक्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस राइटर का जो उसका मेन आइडिया है, जो उसकी मेन थिंकिंग है, वो आपको हर बुक में सेम ही मिलेगी। बेशक टॉपिक्स डिफरेंट हो, लेकिन जो जिस तरीके से वो राइटर सोचता होगा, वो हर बुक में आपको वो ही सेम पैटर्न ही मिलेगा, जितना मैंने एनालाइज किया और जितना मैंने बुक को स्टडी किया। सही सही, बिल्कुल, गुड पॉइंट। तो मेरे ख्याल से हम एक बुक को एनालाइज इस तरीके से भी करना की जरूरत पड़ती है कि इसमें क्या राइट फैक्ट्स हैं, क्या रॉन्ग फैक्ट्स हैं। उस लिहाज से भी हम चीज़ों को देख ये सकते तो हैं। फैक्ट चेकिंग हो गई ना। हाँ, सही। और क्रिटिकली भी, मतलब कि यह क्या हम पे असर डालेगी, वो भी चीज़ देख सकते हैं ना मेरे ख्याल हाँ, से। क्रिटिकल एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप है। फैक्ट सही। चेकिंग तो बेसिक चीज है कि चीज सही भी लिखी है या नहीं। कि अगर कोई फैक्ट है, उसी को गलत लिख दिया फिर तो वो झूठ हो गया। सही। वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किताब की ना, कि भाई उसमें फैक्ट्स तो पूरे ठीक हो। अगर राइटर ने फैक्ट ही नहीं लिखे तो या तो वो इग्नोरेंट था, उसको खुद नहीं मालूम था,
ठीक है, या तो वो जाहिल था, उसको हिंदी मालूम था, या उसने जानबूझ के झूठ बोला है। लेकिन अमूमन ऐसा कम होता है, क्योंकि फैक्ट्स क्योंकि बहुत जल्दी चेक हो जाते हैं या रिफ्यूट कर लिए जाते हैं, तो कम से कम बुक्स में अ, ऐसी चीजें कम होती हैं। मगर फैक्ट चेकिंग तो बेसिक चीज है। उसके बाद हम उसका एनालिसिस पर आते हैं कि अब जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, या उसने जो अपना केस प्रेजेंट किया है, वो कैसा है, वो ठीक है नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि उसका एक अपना व्यू पॉइंट भी होगा, राइटर का अपना एक स्टाइल होगा। एक मेरे जहन में ये चीज आई थी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट का पढ़ा था, तो ये कि हम एक तो वैसे उसका ओपिनियन वगैरह भी चेक कर सकते हैं और उसका आइडिया भी कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, और फिर ये भी देख सकते हैं कि वो कितना साउंड है, कितना वैलिड है उन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की बेस पे। मेरे ख्याल से एक ये पॉइंट आ रहा था मेरे जहन में। ऑफ कोर्स यही क्रिटिकल एनालिसिस है। और बिल्कुल, कहाँ कहाँ पे यही है राइटर क्रिटिकल बाइस्ड हो एनालिसिस। रहे हैं, ये भी आ सकता है, कहाँ कहाँ पे वो बाइसनेस शो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब क्रिटिकल एनालिसिस में ही आएगा। अच्छा, एक चीज, साध ने कहा व्हाई डू वी नीड टू एनालाइज बुक। थिंक इसका जवाब साध ने खुद भी दिया था, इससे पहले भी एक एवेंजलिस्ट जो, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया था कि ताकि आप एक से ज्यादा जब राइटर्स को पढ़ेंगे या एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स को देखेंगे, तब आप ज्यादा बेहतर तौर पे तहकीक कर सकेंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आप एक ही को पढ़ते रहेंगे तो आप उसी को हक जान के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, आपके पास कोई और चीज ही नहीं है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हम समझ लेते हैं कि पर्पस ऑफ एनालिसिस जो है, या बुक का रिव्यू करना या उसका क्रिटिकली एनालाइज करना, उसका जो तरीका है वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है, यानी कि किस लिए किया जा रहा है। एक तो होता है एकेडमिक पर्पस या लेयर, कि आपने उसका एकेडमिकली एनालिसिस लिखना है। अब जो एकेडमिक रिव्यू होता है या एकेडमिक एनालिसिस होता है, उसके बहुत ज्यादा आप कहें बोरिंग और कुछ सख्त रूल्स भी होते हैं। यानी उसमें आप राइटिंग स्टाइल को भी एनालाइज करेंगे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। आप उसके पुराने एडिशंस को एनालाइज करेंगे, आप राइटर को एनालाइज करेंगे, आप उस सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे, फिर आप उसके रेफरेंसेस कैसे दिए गए हैं, ठीक दिए गए हैं, कितने साउंड रेफरेंसेस यूज किए हैं, रेफरेंसेस कैसे मेंशन किए हैं, उसने कौन सा केस प्रेजेंट किया है। जो एकेडमिक पर्पस होता है एनालिसिस का, वो बेसिकली होता है एक बुक को ऑथेंटिकेट करना फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या ये बुक एकेडमिकली साउंड है, कि कहीं पढ़ाई जा सकती है, किसी प्रॉपर रेफरेंस में यूज की जा सकती है। तो उसमें आप बुक के पुराने एडिशंस का नए में कंपेयर करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड की गई, कौन सी इंफॉर्मेशन उसने निकाली। ठीक है, उसने चैप्टर्स कैसे बनाए, इंडेक्सिंग कैसे थी, टाइटल्स कैसे दिए। यानी आप उसकी ऐसी डिटेल्स में भी जाएंगे जो शायद आपको, हमें या आपको जरूरत ना हो किसी भी एक राइटर का व्यू पॉइंट जानने के लिए, क्योंकि इसका मकसद एकेडमिकली बुक को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करना होता है। अच्छा, एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिव्यू। किसी को आइडिया डिस्क्रिप्टिव रिव्यू क्या होगा किसी भी बुक का, क्या समझ आता है? जो कुछ उसके अंदर लिखा हो उसका रिव्यू। मैं तो ये समझ आ रही है। अच्छा, और बाकियों में जो जिस- बुक में ना लिखा हो उसका रिव्यू होता है? इसमें आप डिस्क्रिप्टिव बता में ठीक रहे थे। कि इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिटेल्ड लैंग्वेज भी का भी हो सकता है, और मतलब ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू जो होगा ना, आई गेस वो हो अच्छा सकता है डिस्क्रिप्टिव में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया। अच्छा, पहले कौन थे मेरे साथ? वकास। हाँ, अच्छा काशिर वकास। अच्छा। अच्छा, आप जो बता रहे थे ना, वो करीब करीब ठीक था। ठीक है, आपके बस अल्फाज की चॉइस ठीक नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव रिव्यू का मतलब जो बुक में दिया गया ना उसकी एक समरी प्रेजेंट करना। यानी कि अगर मैं किताब उठाऊं, कोई किताब की एग्जांपल दें, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप आजकल?
या आपने कौन सी अर्रहीकुल पढ़ी है? मखतूम। अर्रहीकुल मखतूम, ठीक है। अब जो अर्रहीकुल मखतूम का डिस्क्रिप्टिव रिव्यू होगा ना, उसमें आप बताएंगे कि एक सीरा की किताब है जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरा प्रेजेंट की है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इस तरह डिवाइड किया हुआ है, मक्कन पीरियड उसमें उन्होंने जंगों के बारे में बताया है। यानी आपने उस बुक को एक समराइज कर दिया है, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी कि यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्रहीकुल मखतूम क्या है, तो आप जो उसका जी। रिव्यू मुझे दे रहे हैं वो होगा उसका डिस्क्रिप्टिव रिव्यू, कि भाई इस किताब के अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसमें अब आपने सही। कोई अभी क्रिटिक नहीं की, ना उसकी तारीफ की है। ठीक है ना, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। ये बेसिकली होता है कि अगर किसी को ये मालूम करना है कि भाई ये बुक किस बारे में है, या क्या मैं ये बुक पढूं, तो वो ऐसे आप नॉर्मली लोग डिस्क्रिप्टिव रिव्यू पढ़ते हैं, या आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाते हैं किसी भी किताब के बारे में, कि आपको वो एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किताब किस बारे में। ठीक, मतलब कि बेसिकली जैसे हम उसकी कह सकते हैं समरी, ओवरव्यू उसका। ओवरव्यू, समरी। ठीक है। सही। असूलन डिस्क्रिप्टिव रिव्यू में उसकी खूबियां या खामियां नहीं लिखी जाती, यानी आप अपना व्यू पॉइंट नहीं दे रहे होते। ठीक है, आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किस बुक में क्या दिया हुआ है, यानी आप इसको क्रिटिकली नहीं देखा हुआ, या क्रिटिकल एनालिसिस का पर्पस नहीं है। उसका मकसद ये है कि एक नए शख्स को पता चल जाए इसमें क्या है इस किताब में। अच्छा, फिर आ जाता है ठीक। क्रिटिकल एनालिसिस। अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस इसी पे हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। क्रिटिकल एनालिसिस एनालिसिस में यही होगा कि आप उस बुक का जो रिव्यू देंगे वो आप अपने, जो आपने उससे समझा है, चाहे उसके बाद उसमें फैक्ट चेकिंग भी आएगी, उसके रेफरेंसेस की ऑथेंटिसिटी भी आएगी, उसके बाद राइटर का स्टाइल भी आएगा, राइटर का व्यू पॉइंट, और उस एक क्रिटिक होगी। या तो आप उसके बाद उसके प्लस पॉइंट्स निकालेंगे, या आप उसके नेगेटिव निकालेंगे, या दोनों। इसमें कोई सवाल क्रिटिकल एनालिसिस तक? ये तीनों टाइप्स क्लियर है? यस। अच्छा, इसके बाद एक चीज है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब कंपैरेटिव एनालिसिस वो है जो सबसे पहले आप में से किसने ने अनम्यूट किया था, वो बता रही थी कि एक से ज्यादा राइटर्स को, यानी आप एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक स्टैंड अलोन किताब उठाते हैं, तो उसका जब आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, वो आप अपनी नॉलेज की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट चेक आप चलें प्रॉपर सोर्सेज से कर लेंगे, जो उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं बीच में। उसके बाद जो एनालिसिस है वो आप अपनी नॉलेज की बेस पे कर रहे हैं, यानी तब आपकी जो नॉलेज बेस है वो एक वही किताब है, अगर आपने उससे पहले उस टॉपिक पर किताबें नहीं पढ़ी हुई। लेकिन जो कंपैरेटिव एनालिसिस है उसका पर्पस ही ये है कि आप उसी एक टॉपिक पर मुख्तलिफ राइटर्स के किताबें पढ़ेंगे, उनका व्यू पॉइंट देखेंगे, उन्होंने उस चीज को कैसे बताया है, कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आई है, उन्होंने उससे क्या चीज अखज की है, या उन्होंने क्या क्या नतीजे निकाले हैं उससे, या उनका मकसद क्या था। तो इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कहते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम भी यहाँ अगर किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम कोई भी राय बनाने से पहले, अच्छी या बुरी, हम अनबायस्ड होकर, जो बातें हमने पहले की थी ना कि राइटर बायस हो सकता है, तो हम भी तो बायस्ड हो सकते हैं ना, तो हमें भी अनबायस्ड होने के लिए मुख्तलिफ ओपिनियंस को देखना जरूरी है। पहली बेस फैक्ट चेकिंग, उसके बाद मुख्तलिफ राइटर्स का व्यू पॉइंट उस पे, कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कैसे अप्रोच किया है, सबने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी है, क्या केस प्रेजेंट किया है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकें और आप किसी एक ही चीज़ पर को हक मान के ना बैठ जाएं, ताकि आपके पास ज़्यादा डाटा मौजूद हो। अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस समझ आ गया, या कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ कोई ऐड करना चाहता है? अच्छा, ये एक सवाल था कि मिसाल के तौर पर जनरली हम एक किताब शुरू करते हैं तो हम इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तो ये इसको कैसे इफेक्टिवली किया जा सके कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ना। मिसाल के तौर पे अभी मैंने अभी एक सीरा की किताब शुरू की, तो इस चीज़ को मैं कैसे मतलब कर सकता हूँ कि एक टॉपिक के ऊपर कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सके इफेक्टिवली।
अच्छा चलो, इसके ये वैसे तो ये आगे आएगा, कंपैरेटिव एनालिसिस इफेक्टिवली कैसे किया जाए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ फिलहाल, आगे हम डिटेल में से देखते हैं कि उसके लिए जरूरी यही है कि आपके पास चीज हो जिस जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंपैरेटिव, कंपेयर करने के लिए। कि अगर आपके पास एक ही किताब है तो फिर तो आप उसे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते अगर एक ही पढ़ रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा सोर्सेज जरूरी हैं तभी आप कंपेयर करेंगे उनको आपस में, या किसी एक रेफरेंस से। अगर आपके पास एक चीज की नॉलेज ही नहीं है तो जाहिर है आप एक किताब उठाएंगे तो वो आपका रेफरेंस बन गया। फिर आप दूसरी किताब पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, तो उनको आपस में कंपेयर करेंगे। अब इनको इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं हम ये आगे देखते हैं। अच्छा, क्वालिटी जो रिव्यू होगा उसके चंद उसकी चंद जरूरी चीजें या उसके चंद बुनियादी उसूल हैं कि जब क्वालिटी रिव्यू आप करना है या किसी भी चीज का बेहतर रिव्यू करना है तो आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों हाईलाइट करनी है। कि इसमें क्या अच्छी चीजें थी या क्या सही चीजें थी और क्या गलत थी। क्या पॉइंट्स उसने अच्छा प्रेजेंट किया है या सही प्रेजेंट किया है, क्या पॉइंट उसने बेहतर समझाया है, और कौन सा पॉइंट है जो राइटर समझा ही नहीं पाया या डिफेंड नहीं कर पाया। और सेकेंडली, आपका जो ओपिनियन है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब आपने अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं रखना, यानी आपने अपनी बायसेस को भी साइड पे रख के आपने राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख रहा है या कह रहा है, या उसने क्या केस प्रेजेंट किया है। क्योंकि अगर आप खुद बायस्ड हो गए तो फिर आप उसके अंदर से अपनी मर्जी की ही चीजें निकालेंगे हमेशा। या तो आप उसको बहुत फेवरेबल रेट कर देंगे या आप उसको बिल्कुल ही गलत मान लेंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल्स और कॉन्टेक्स्ट, कि उसने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं। इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर उसने एक स्टेटमेंट दी है तो उस स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में, और उसने उसको प्रूफ करने के लिए या अपनी बात साबित करने के लिए क्या एग्जाम्पल्स या क्या फैक्ट सामने रखें। अच्छा, कोई और पॉइंट आप लोगों के जेहन में एक बुक का अच्छा रिव्यू देने के लिए। सर हम क्रिटिकल एनालिसिस में जो है ऑब्जेक्टिव ओपिनियन कैसे रख सकते हैं, बिकॉज जब भी हम बुक पढ़ रहे होंगे तो हमें तो ये लग रहा होगा ना कि ये जिसने लिख दिया है ये कोई और ही, वक्त की बात लिखती है, कोई और ही मखलूक की बात लिखती है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसे हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं कि हम बाइस ना नहीं नहीं, हो। फिर से एग्जाम्पल दें, उसने किसी और मखलूक की बात लिख दी है और ऐसा होता नहीं है। अ, मतलब ये अक्सर ऐसे हो जाता है ना कि हमें ये, मैंने जस्ट एग्जांपल दिए ना, अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम कोई बुक रीड कर रहे होते हैं ना तो वो हमें ये फील होने लग जाती है कि ये जो उसने लिख दिया है ना ऐसा तो होता ही नहीं है समटाइम्स ना। तो फिर हम डेफिनेटली हम जो है ना वो सब्जेक्टिव हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं रहते। तो वो हम कैसे रह सकते हैं कोई ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल देना। वो तो मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी। आप किसी चीज से कंपेयर करके ही फैसला कर रही है ना। आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, कोई तो रेफरेंस है ना। बिल्कुल वही ना, पास्ट हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह रही हूँ ना हम्म, कि अब जैसे अभी तो आपने वहाँ कहा कि हमने जो है ना राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने की कोशिश करनी है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी मुश्किल होता है। देखें, इसके लिए इसमें जो आपको हेल्प मिलेगी है वो हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस से मिलती है। एक से ज्यादा व्यू पॉइंट हो, एक से ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे तभी आप उसको कंपेयर कर सकेंगे कि अच्छा उसने ये लिखा था और इसने ये लिखा है। फिर आपकी अपनी बायसनेस भी तभी टूटती है। वरना अगर आप एक ही किताब पढ़ रहे हैं और आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है या वट एवर कुछ सामने आया उस किताब में, और आपने फैसला कर लिया कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, ये क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है कि मैंने इसे रिजेक्ट किया है, ऐसे ठीक क्या है। अच्छा सर। एक्सपीरियंसेस थे, उस उन चीजों की क्या वैलिडिटी है जिसकी बेस पे मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अच्छा सर, फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद एक सही जो है वो कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी बुक का जो है ना वो अच्छा कॉन्टेक्स्ट था या हमें इसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही राइटर्स जो होंगे वो दोनों ही पीक पे होंगे और दोनों ही सही कह रहे होंगे अपनी अपनी जगह पे, तो फिर हम किसको लेके साथ चलेंगे। बिकॉज जैसे आज मैं तफसीर पढ़ी थी तो मेरे सामने दो को मैं कंपैरेटिवली एनालिसिस कर रही थी एक ही आयत को, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो मैं
पूछ भी रही थी दूसरों से, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको फॉलो करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अच्छा देखें, अब ये तफसीर जो है ना, इसमें हम कुरान की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा एंड पे, लेकिन अभी हम अगर एक जनरल टॉपिक को देखें, ठीक है ना, जहां हम अपनी नॉलेज के लिए किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलें फॉर एग्जांपल आप फिलिस्तीन पे किताब पढ़ रही हैं, ठीक है ना। एक किताब किसी मुसलमान ने लिखी हुई है और एक किताब एक यहूदी ने लिखी हुई है, ठीक है। अब तो यहाँ तो आपका जो मकसद है वो फैक्ट्स जानना है या दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि भाई कौन क्या कह रहा है। यहाँ अब आपने फॉलो या अनफॉलो तो नहीं करना ना फिलहाल, हम्म। ठीक है ना। तो आप कैसे उस तक पहुंचेंगे? आपको अपना सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे पढ़ना पड़ेगा जहां जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। हम्म। और ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज में ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अनलेस एंड अनटिल दोनों राइटर बायस्ड हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टॉपिक पर अगर दो लोगों ने 200-300 सफ़ों की किताब लिखी है तो वो हर हर बात पर ही डिसएग्री हो रहे हो। जी जी, ठीक हो गया। जो किसी और का कोई पॉइंट? सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो सही है? ये एक काम कर करके ही आता है ना। पहले दिन तो हमें नहीं पता चलेगा ना, पहले दिन तो हम जो किताब पढ़ेंगे हमें वही लगेगा भाई हमने किताब पढ़ी है तो ये तो ठीक ही हम्म। है। जब आप ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे तभी हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें शुरू शुरू में जिस तरीके से हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम दूसरों के रिव्यूज के ऊपर भी तो वो देखते हैं, तो वो इसमें वो कैसा रहता है शुरू में हम बुक्स जो पढ़ना शुरू करें किसी के रिव्यूज देख के? उससे तो आप किताब को सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अगर वो डिस्क्रिप्टिव रिव्यू है कि जिस तरह आपने कोई किताब पढ़नी है तो आप जाके किसी रिव्यू से पता करेंगे कि भाई इस किताब में क्या है, क्या ये वही चीज़ है जो मैं पढ़ना चाहता था, ठीक है ना। क्या ये हिस्ट्री पर ही है किताब, या ये पॉलिटिक्स पर है, या ये सोशियोलॉजी की किताब है, ठीक है। किसी और का रिव्यू आप रिकमेंडेशन कह रहे हो जी जी, तो हाँ, रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं। बट बात तो वही रहेगी कि आपने खुद तो उसको एनालाइज करना ही करना है। सही। अगर हसन ने रिकमेंड कर दिया तो उससे वो बुक ठीक तो नहीं हो गई। सही। वो एनालिसिस तो आपको खुद ही करना है ना। जी। अच्छा, जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, चंद बेसिक चीज़ें जो मतलब ये सिर्फ इस पे लिमिटेड नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप वक्त के साथ जब आप करना शुरू करते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आती हैं। लेकिन ये तो बेसिक्स हैं। यानी कि कोई भी किताब है तो उसमें ऑथर का पर्पस क्या है, उसके लिए आपको थोड़ी सी ना ऑथर की हिस्ट्री जाननी ज़रूरी होगी, क्योंकि अक्सर लोगों ने लिखी होती है। अब चाहे वो सीरा की बुक है, हिस्ट्री पे बुक है, साइकोलॉजी पे बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑथर की हिस्ट्री या ऑथर की बायोग्राफी या ऑथर की क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। सेकंड, फिर उसका पर्पस क्या था ये किताब लिखने का। क्या जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन उसने ये तमाम फैक्ट्स गैदर किए हैं, फिर हिस्ट्री की बुक्स थी उसने डिफरेंट फैक्ट्स गैदर करके दिए, या उसने कोई एक केस प्रेजेंट किया है, या उसने कोई एक अपना पॉइंट प्रूव करना चाहा है। तो ये पर्पस आपको बुक जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया खुद हो जाता है कि अच्छा ऑथर किस तरफ जा रहा है। तो ये आपके जहन में होना जरूरी है ताकि आप उस चीज को एट द एंड या तो रिफ्यूट कर सकें, या आप उससे एग्री कर सकें, या आपको मजीद तहकीक की जरूरत हो। उसके बाद उसकी मोटिवेशन क्या है, यानी मगे ऑथर ये किताब क्यों लिख रहा है। वही मैं जिस तरह पहले कहा कि वो किसी चीज को प्रूफ कर रहा है, अपना नैरेटिव देना चाहता है, काउंटर नैरेटिव दे रहा है, या जस्ट उसने फैक्ट्स गैदर करके फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ये लिखा है। अच्छा, उसके बाद ऑथर का राइटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। उसने एक स्टोरी की तरह लिखे है इवेंट्स, तो उसको उसमें जाहिर है जब उसने एक चीज की स्टोरी बनाई है तो वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, इवेंट बेस्ड, टाइमलाइन बेस्ड शायद ना हो, ठीक है। उसमें कुछ लफाजी होगी, लेकिन जो जब ये किताब में नहीं होती तो वो किताब बहुत बोरिंग बन जाती है, तो इसलिए काफी लोग ये ऐड करते हैं। और उसका जो स्टाइल था वो आर्ग्यूमेंटेटिव है,
कि उसने भाई आर्गुमेंट प्रेजेंट किए और उनको प्रूफ किया है, या उसने पहले पूरा अपना केस या फैक्ट्स रखे हैं डिफरेंट और उसकी बेस पे एंड पे एक नतीजा निकाला है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फैक्ट्स को ओपिनियन से। कि अब ऑथर ने बीच में कुछ कुछ जो भी चीजें प्रेजेंट की होंगी या लिखी होंगी, कुछ तो फैक्ट्स होंगे। उसका तो सिंपल तरीका है, आपने फैक्ट चेकिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए आपके पास, उसने अगर खुद सोर्सेज दी हुई हैं तो वो भी हैं, वरना आप इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पे आप जाके वो चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से फैक्ट्स हैं। कि अगर भाई इकोनॉमी पे किसी ने किताब लिखी हुई है या हिस्ट्री पे लिखी हुई है, तो उसने डिफरेंट टाइमलाइंस होंगी। इकोनॉमी की पे बुक होगी तो उस पर फिगर्स होंगी, तो उन फिगर्स को आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे से चेक कर सकते हैं। तो जो फैक्ट की चेकिंग है वो तो आपको किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से करनी होगी, और देखना होगा कि राइटर ने जो सोर्सेज मेंशन किए वो ऑथेंटिक है या नहीं। दूसरी चीज रहती है ओपिनियन, कि जहाँ उसने अपना ओपिनियन दिया है वो तो उसकी अपनी राय है, या वो राय है जो उसने बनाई है। तो उसको आप इन दोनों चीजों को पहले स्टेप में आप अलग करेंगे, फैक्ट क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। फैक्ट है वो तो आप वेरीफाई कर लेंगे। अब जो उसका ओपिनियन है उसको फिर आप देखोगे कि भाई क्या ये ठीक है या नहीं, क्या मैं इससे एग्री करता हूँ या नहीं। अच्छा, आपका एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की भी बेस होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा, अब जो उसने ओपिनियन बना दिया है अपना, या अपनी कोई भी स्टेटमेंट दी है, उसके लिए उसने क्या एविडेंस दिया है साथ। ठीक है ना, अब बिला वजह तो ओपिनियन नहीं होगा ना। और अगर उसने सिर्फ ओपिनियन दे दिया कि भाई मेरे ख्याल में तमाम वो लोग जो मोटे हैं वो सब सुस्ती हैं, ठीक है, अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन भी हो सकता है। ठीक है, इसको तो आपने नहीं मानना कभी भी, जब तक आगे आप फैक्ट्स नहीं देखेंगे। उसके आगे आप मेरे जो फैक्ट्स हैं, जो मैंने एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट के लिए, उसको आपने एग्जामिन करना है कि भाई उसने क्या प्रोवाइड किए। अच्छा, और अगर उसने नहीं प्रोवाइड किए, सिर्फ स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तब भी आप उसको चेक तो करेंगे। इस चेकिंग के लिए आपके पास ज्यादा सोर्सेज होनी चाहिए, यानी यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस का आपको फायदा होगा। तभी आप उसके ओपिनियन को या रद्द कर सकते हैं या मान सकते हैं। और एट द एंड अपने एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन देना है कि उसने जो अपना पर्पस था, क्या वो पर्पस फुलफिल किया है या नहीं, और उसने उसके साथ ऑनेस्टली काम उस पर किया है या नहीं। ठीक है, इस पे आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन बनाएंगे कि भाई इस शख्स ने अपना केस प्रेजेंट किया था, उसके लिए एविडेंसेस दिए थे, ये फैक्ट्स थे, फैक्ट्स चेक हुए हैं, सही हैं या गलत हैं। उसके ओपिनियंस थे, ये ओपिनियंस इससे मैं एग्री करता हूँ, इस एग्रीमेंट की ये बेस है, ये और लोगों ने भी कहा हुआ है, इससे डिसएग्रीमेंट है, इस डिसएग्रीमेंट की मुझे बेस समझ नहीं आ रही, इसमें मुझे मजीद रिसर्च की जरूरत है। और क्या उसने जो अपना केस प्रेजेंट किया था, क्या उसने वो प्रूफ किया या नहीं। ये डिसीजन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी का कोई पॉइंट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है किसी भी बुक का, ये थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो ये हम कैसे किया करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग मिलके प्रैक्टिस किया करें, कोई एक बुक इस तरह पढ़ ले तो फिर तो आसान हो जाएगा, वरना अकेले करना तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आप रीडिंग शौक से करते हैं या ज्यादा पढ़ लेते हैं या नहीं। हाँ, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन इतने शौक से नहीं। ठीक है, तो जब भी आप किताब पढ़ें तो ये मुश्किल काम नहीं है। आपने बस जब किताब पढ़ी है तो आपने बस जहन में अगर यही चीजें रखें कि भाई इसमें उसने क्या फैक्ट बताया है, क्या उसका ओपिनियन है। ठीक है, उनको मैं सही। साथ साथ वेरीफाई करता जाऊं, या आप उस ये टॉपिक वेरीफाई पर एक करना से थोड़ा मुश्किल काम है ना कि मान लेना आसान काम है कि जो लिखा है मान लूं। कुछ बहुत लोगों को तो मुश्किल वो ज्यादा काम है। मुश्किल लगता है कि मैं कैसे मान लूं। अच्छा, वो भी मुश्किल है ना। चलिए बस फिर तो ठीक है। हाँ। देखिए, बाय एक तो होता है ना ऑन पर्पस, कि मेरा मकसद ये है कि मैंने हाँ इस जी। किताब को एनालाइज करना है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक होती है क्रिटिकल हम्म, अप्रोच, उसका उसका मकसद ये होता है कि सही। आपने किसी भी चीज को बस बिला वजह नहीं मान लेना, कि इसने कह दिया, उसने कह दिया, या मैंने एक दफा पढ़ लिया था आपने। तो उसमें होगा ये कि आपको हर हर चीज या हर हर पॉइंट को जाके वेरीफाई नहीं करना। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, जिस तरह अभी इससे पहले एक बात करी थी वो तफसीर की, कि हम किस चीज को फॉलो करें। अब ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना काम, कि भाई आपने अगले डिसीजन लेने अपनी जिंदगी के उसकी बेस पर, वहां तो आपकी मजबूरी है और आपको वहां करना भी चाहिए। तो जब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी ना, तो आप खुद ब खुद उस पर टाइम देंगे। और सीखना कैसे, ऑफ सही। कोर्स आप मिलके कर सकते हैं।
उसके लिए ज़्यादा है एक जैसी किताबें पढ़ी जाएं। इसीलिए बुक हम्म, डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपको वैसे ही डिफरेंट राय मिल जाती है कि जब भी आप बुक पढ़ें, चाहे वो ग्रुप में पढ़ी जा रही हो, अकेली पढ़ी जा रही हो, उस पर डिस्कशन जरूर करें उन लोगों से जिन्होंने वो किताब पढ़ी हो। तो उससे खुद ही आपकी बहुत सी बायसनेसेस टूटेंगी, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने सोचे ही नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट कौन? सही। सर अगर हमारे पास ऐसे लोग अवेलेबल ना हो तो जो हमारे जैसे एनआरई हो वो इकट्ठे बैठ के बुक पढ़े हो फिर वो अपना ही व्यू देते हो तो क्या वो सही रहेगा? अच्छा, अब मैंने अभी तक टीचर की तो बात ही नहीं की थी कि कोई टीचर टीचर की हो जो नहीं आपको मतलब। बता दे सही है या गलत है, या कोई खिलाड़ी मौजूद हो जो आपको बता दे पढ़ते ही कि नहीं 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 ये तो गलत है, या आपका ओपिनियन गलत है। हम्म। तो डिस्कशन से आप जब तक डिस्कस करेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। और सही। अगर आप बकौल वर्स्ट केस में ले लूं कि सारे अनाड़ी बैठे हैं जिन्होंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उन वो कुछ ना कुछ एक किताब पढ़ के कुछ ना कुछ तो उन्होंने उससे अखज किया होगा ना। और हो अगर सकता आप सबके पॉइंट्स सुनेंगे या उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, तो फिर आपको है। रिसर्च करने का एक मौका मिलेगा ना कि यार उसने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, मेरा ये था, तो सही चीज क्या है। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो लास्ट वाली स्लाइड थी ना हसन भाई, इसके बारे में पूछना था। उसमें आपने बताया कि पर्पस ऑफ रिव्यू क्या होता है, तो मुझे इसमें, हाँ जज़ाकल्लाह, इसमें मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हम जो पढ़ के आए, समझ के आए, वो टाइप्स ऑफ एनालिसिस या रिव्यूज हो गए, ठीक है। जैसे कि एकेडमिक रिव्यू हो गया, तो ये जो है वो सारे ही पॉइंट्स पर्पस डिफाइन कर रहे हैं, या टाइप्स जो है वो पर्पस वाइज डिवाइड हुई हुई है? मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। जो पर्पस है और जो टाइप है वो पर्पस वाइज डिफाइन हुआ है ना। एकेडमिक पर्पस जो है, उसने बुक को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करना है कि वो एकेडमिकली ठीक है या नहीं। यानी उसमें बहुत ही बोरिंग डिटेल्स होंगी, मैंने कहा उसमें हाशिए ठीक लगाए गए हैं, इंडेक्स सही तरीके से लिखा गया है या नहीं, इंडेक्स मैच करता है या नहीं, पुराने वर्जन और दूसरे वर्जन में क्या फर्क है वो ऑथर ने हाईलाइट किया या नहीं, उसने रेफरेंसेस सही लिखे हैं या नहीं। डिस्क्रिप्टिव होगा जहां आप उसकी एक समरी दे रहे हैं। क्रिटिकल वो होगा जहां आप एक फैसला कर रहे हैं या उस पे एनालिसिस दे रहे हैं कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, क्या पॉइंट बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया, क्या बुरा प्रेजेंट किया गया, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग था, कौन सा वीक था। और कंपैरेटिव एनालिसिस तो एक से ज्यादा किताब का कंपैरिजन है या एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स का। क्रिटिकल क्रिटिकल में आप अपने ओपिनियन वर्सेस राइटर्स ओपिनियन को, या जो उसने लिखा है उसको बता रहे होंगे ना, यानी जो आपकी स्टडी रही है अब तक उस सब्जेक्ट पे, और जो राइटर बता रहे हैं, तो उसको उस एंगल से एनालाइज करना, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी रही है ऑफ कोर्स। अगर आपकी नहीं रही तो आप उस पे मजीद गौर व फिक्र करके या मजीद रिसर्च करके तभी एनालिसिस कर सकेंगे ना। हाँ, तो मतलब हम कर ही तब सकते हैं ना जब हमारी उस सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर मुझे कुछ न्यू रिसर्च करनी है, तो पहले मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट करके जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या प्रिस्क्राइब बुक्स हैं जिसके अंदर मुझे न्यू वेंचर्स नजर आ रहे हैं, पहले वो, उसको पढ़ने से पहले मैंने अपनी स्टडी की हुई होगी बेसिक। अब जब मैं उस रिकमेंडेड बुक को पढ़ूंगी, तो जो मेरी पास स्टडी की हुई है उसका जो क्लास जो मैंने सीखा उससे, उसके वर्सेस एनालाइज करूंगी, तो इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहेंगे, ऐसे? कह सकते हैं आप, वरना आप एक बुक को उसके मेरिट पर भी एनालाइज कर सकते हैं विदाउट योर स्टडी। ये तो आप एक स्पेशलाइज एग्जांपल दे रही है ना, बायोलॉजी, ठीक है। हाँ जो भी सोशियोलॉजी की किताब होगी, ठीक है, जो भी जी। किताब होगी जिसमें किसी राइटर ने फिलोसफी की बात की है, अपना व्यू पॉइंट दिया है, हम्म, क्या हाँ मतलब एक्सरसाइज फैक्ट करना ठीक नहीं है या है। नहीं, हाँ, ओके, या ओपिनियन को दिया हो। हाँ, बिल्कुल, घर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ठीक है, लोगों को ओके। साथ में कैसे रहना चाहिए, तो इस पर जो होगा, तो उस पे आप उसको उसके मेरिट पर भी जज कर सकते हैं ना। इसीलिए एकेडमिक डिफरेंट होता है और कंपैरेटिव डिफरेंट। अगर आप इसको इस पर्सपेक्ट में देखें, जो किताबें आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिक्स से, तो उनके क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपके पास कंपैरेटिव स्टडी होना जरूरी है। अच्छा, ये जो एकेडमिक पर्पस है ना, एकेडमिक पर्पस,
इसमें फॉर एग्जांपल हमें किसी सब्जेक्ट का सिलेबस डिजाइन करना है, तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। तो टारगेट्स हमारे सामने रखे हुए हैं और उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे लिखी हुई बुक्स हैं, तो उस पूरी एनालिसिस को, रिव्यू को हम एकेडमिक एनालिसिस कह सकते हैं। एग्जाम्पल ठीक है इसकी? अच्छा, बड़ी मुश्किल एग्जांपल लाती हैं। एकेडमिक एनालिसिस सिर्फ एक बुक को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी हो सकता है। क्वालिफाई फॉर अगेंस्ट समथिंग, राइट? अगेंस्ट कोई पैरामीटर होगा ना जिसके जी जी, कि क्या क्या उसको पढ़ाया जाए, ना पढ़ाया जाए, या क्या वो किताब पब्लिश होने के लायक है या नहीं, वो भी एकेडमिक रिव्यू होगा। कि उसने ओके, उसने रीडर्स उसने पॉइंट, हाशिए, हाँ। जी इसीलिए मैंने कहा कि उसने हाशिए सही लगाए हैं या नहीं लगाए, उसने इंडेक्स सही लिखा है या नहीं लिखा, उसकी प्रूफ रीडिंग, फॉर्मेट, रेफरेंस, ओके, फॉर ठीक रेफरेंस है, जिस तरह लिखे जाते हैं, बिल्कुल। ओके, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल या जो उसके पूरे पार्ट्स होते हैं कंप्लीट हैं या नहीं, और जो रीडर्स हैं हमारे, जो टारगेट रीडर्स हैं, उनके लिए है या नहीं, तो वो पर्पस अगर फुलफिल हो रहा है तो ये क्वालिफाई करने के लिए, तो ये एनालिसिस एकेडमिक पर्पस में फॉलो करती है, राइट? जी, सही, ठीक है, ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस, ये तो मैंने आपको सिर्फ टाइप्स बताई थी साथ के, और टाइप्स क्या होती हैं, कि क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली जैसी बुक्स हम यहाँ लखुआ में पढ़ रहे हैं, या कंपैरेटिव एनालिसिस। जी मुदस्सिर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू। ये बिनते रफ़ीक ने कहा जो अनाड़ी वाली बात की ना, हम जैसे अनाड़ी, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ना, अनाड़ी कोई भी नहीं होता ना। मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह रहा हूँ कि आप अनाड़ी नहीं हैं, उसकी वजह ये है कि अगर हमें बनाया अल्लाह ने है ना, हमने वो अल्लाह की बनाई हुई उस फीचर को इस्तेमाल नहीं किया ना, और इस वजह से हम अपने आप को उस लो लेवल पे लेके चले जाते हैं ना। जब आपने सोचना शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन माने आपसे अच्छा अब देखेंगे कि आपको नहीं नजर आ रहा होगा कि मेरे से अच्छा भी कोई सोचना शुरू कर रहा है। और दूसरी बात, मैं आपसे मेरी ये गुजारिश है कि ये सिर्फ इसको हम क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ बुक पे ही फोकस हम कर रहे हैं, हम इसको जनरली भी तो देख सकते हैं, बात भी किसी की एवेल्युएट कर सकते हैं। और हमें, जैसे आपने कहा ना कि फैक्ट और ओपिनियन में हमें डिफरेंशिएट करना आ गया ना, तो ये बहुत की पॉइंट है। हम, एक बंदा हदीस सुना रहा होता है, उस आदमी ओपिनियन ऐड करके बता रहे होता है, हम उसके फाइनल कंक्लूजन पे हमारा फोकस चल जाता है, अच्छा 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 इससे ये मुराद है। हालांकि अल्फाज हदीस के और होते हैं और उसका ओपिनियन किसी और तरफ लेके जा रहा होता है। मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बात किया, मतलब अगर उसमें हम किसी की बात पे भी क्रिटिकली देख सकें तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा फैक्ट्स ये था, ये इसका ओपिनियन था, ओपिनियन से हम डिसएग्री कर सकते हैं, हाँ फैक्ट्स को हम चेक वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट बात, इस तरह से भी तो हम देख सकते हैं कि यार जो भी बात कर रहा है, मुदस्सर बात कर रहा है, चलो इसमें एक फॉर एग्जांपल ये बात है कि आधा गिलास पानी का खाली है या आधा भरा हुआ है। अब इसमें से एक बात कहता है कि नहीं ये पॉजिटिविटी है कि नहीं, आप आधा गिलास पानी का भरा हुआ ही बताएंगे। मैं दूसरी साइड पे जाके देखूंगा, अच्छा अगर मैं फैक्ट मान लेता हूँ कि यार आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, ये पॉजिटिव माइंड की बात है, क्या जो आधा गिलास खाली है वो क्या झूठ है? नहीं, वो भी सच है। हमारा फोकस वहीं पे फिक्स हो जाता है जहां पे बोलने वाला स्पीकर हमें बता रहा होता है, हम उससे आगे जा ही नहीं रहे होते कि यार इससे आगे भी ठीक हो सकता है, यार ये इस यहाँ तक भी गलती हो सकती है। जी प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार ये पेरेंट्स से ना, आप बोलिएगा प्लीज। जी जी, आपकी बातें बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए हमने शुरू में एक चीज़ डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है हमें, तभी हम अपनी बायसनेस को साइड पे करना पड़ेगा। ठीक है, शायद पहली किताब में ना होंगी बायसनेस, साथ होती हैं कुछ बायसनेस का, हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब हम दूसरे का ओपिनियन समझने की कोशिश करेंगे, हमारा मकसद उसको सही या गलत साबित करना, या उस चीज को फॉलो अनफॉलो करने के बजाय उसको समझना होगा पहले पॉइंट में, तब हम बेहतर हक तक पहुंच पाएंगे। कि एटलीस्ट हक से मेरा मतलब यहाँ है कि उसका कहने का मकसद क्या था। ठीक है, पहले हम उसका मकसद समझ लें, फिर आसान हो जाता है कि उस चीज को चेक करना कि वो सही है या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है। उसके लिए वहां फिर आप अपनी रीडिंग बढ़ाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, किसी और का कोई पॉइंट है कि हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि भाई इफेक्टिवली हम ये काम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ आकाश ने शुरू में क्वेश्चन भी किया था, उसको भी मैं बेहतर आंसर कर पाऊंगा यहाँ कि भाई हम कैसे ये आगे करें।
किसी और का कोई पॉइंट है? अच्छा चले हम आते हैं अब टिप्स फॉर इफेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस। अच्छा भी बहुत सी रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, होती है स्पीड रीडिंग, होती है केयरफुल रीडिंग। जो लोग किताबें पढ़ते रहते हैं उनके लिए स्पीड रीडिंग आसान होती है, कि यानी वो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, वो स्पीड रीड करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा गौर फिक्र नहीं कर रहे होते। उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि बस किताब मुकाओ, उसका मकसद ये होता है कि वो जल्दी से गो थ्रू कर लें, ताकि उसके बाद उनको ये पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो अगर किसी चीज़ को वेरीफाई करना है, किसी को देखना है, किसी पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, तो उसको वापस जाके देख सकें। और उसके बाद केयरफुल रीडिंग। लेकिन कुछ लोग शुरू से ही केयरफुल रीडिंग करती हैं, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और जो किताबें जिन्होंने पहले ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी या ज़्यादा इसमें महारत नहीं है, तो उनके लिए केयरफुल रीडिंग ही बेहतर है, कि वो किताब को टाइम दें और समझ के पढ़ें। जो किताबें पढ़ते रहते हैं तो वो स्पीड रीडिंग बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद है टेक नोट्स, यानी कि जो चीज़ें आपको एम्बिगुअस लगे तो उसको हाईलाइट कर लें, उसको लिख लें, या उससे चंद पॉइंट्स जो आपने समझे हैं वो निकाल लें। बेहतर है कि आप उसको इसी तरह लिखें कि जैसे राइटर ने बताया, ताकि आप उसका कॉन्टेक्स्ट ना लूज करें। स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट के यानी उसने उसका पॉइंट क्या है। यही बात जो अभी मुदस्सिर भाई भी कह रहे थे, कि उसका पॉइंट समझने की कोशिश करें कि भाई ग्लास आधा भरा हुआ है या आ, आधा खाली है। उस चीज़ को सही या गलत प्रूफ करने के बजाय उसको पहले में उसका कॉन्टेक्स्ट समझें, कि वो क्यों कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अटेंशन टू मेथड या अप्रोच, कि भाई उसका क्या मेथड था। जो हमने शुरू में बात की थी कि उसने स्टोरी बेस्ड लिखा है, आर्गुमेंटेटिव लिखा है, उसने अपना पहले केस प्रेजेंट किया है, फिर फैक्ट्स दिए हैं, या पहले सारे फैक्ट्स और ओपिनियंस दिए हैं और एंड पे कोई नतीजा अखज़ किया है। ठीक है, उस पे अटेंशन दें। उस पे अटेंशन देने का मतलब ये है कि उसको आप अपने माइंड में रखें जब भी आप उस पे एनालिसिस करें। कि अगर किसी शख्स ने स्टोरी बेस्ड लिखा है, तो मैंने जिस तरह पहले कहा, उसमें बहुत से लफ्फाजी होगी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें फैक्ट्स नहीं होंगी। उसने आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान एग्जांपल्स दी होंगी, या कोई एक आम रोजमर्रा की स्टोरी के अंदर या एक नॉवेल की बेस में उस कॉन्सेप्ट को फिट करने की कोशिश की होगी। तो वहां से आपने उस कॉन्सेप्ट को अखज़ करना है। किसी ने हिस्ट्री पे लिखा होगा तो उसने इवेंट्स लिखे होंगे, तो वो फैक्चुअल अप्रोच है। और रिसर्च ऑफ ऑथर्स बैकग्राउंड, कि सिर्फ रिव्यूज पर रिलाई ना करें कि भाई किसी ने रिव्यू दे दिया है तो ये अच्छा ही होगा। ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसका स्टाइल क्या है। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपैरेटिव स्टडी, कि एक से ज्यादा किताब उस टॉपिक पे पढ़नी ही पड़ेगी। वरना जिस तरह वो एक पहले भी बात की गई कि आप अपने आप को अनाड़ी समझते हैं, उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं पढ़ा होता। तो जब हम एक किताब पढ़ते हैं, तो वो किसी ने भी लिखी है, उसकी नॉलेज अमूमन, ठीक है, हो सकता है कभी ज़्यादा ना भी हो, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि आपसे मुझसे ज़्यादा होती है। तो आपके पास उसको रिफ्यूट करने की कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप उसको हमेशा सही ही समझेंगे। तो उसके लिए यही है कि जब तक आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पर एक से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब जहाँ एक तरह एक बात आई थी, हमने तफसीर की भी एग्जांपल दी थी, अब उसमें भी मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, कि आप एक से ज़्यादा किताबें अलग अलग पढ़ सकते हैं, चाहे वो तफासिर हो, सीरा की बुक हो, या किसी हिस्ट्री पर हो, किसी भी टॉपिक पर हो, या आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बात है कोई हिस्ट्री की बुक, तो हर एक का स्टाइल अलग होगा। वहाँ ये बहुत मुश्किल होगा कि आप दो या तीन किताबें एक साथ खोल के पढ़ रहे हो। वहाँ आपको एक किताब खत्म करके ही दूसरी पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वहाँ नोट्स लेना और केयरफुल रीडिंग आपका काम देगी, कि जब आपने नोट्स लिए हुए हैं, तो अगर दूसरी किताब में कोई चीज़ आए, आपको जहन में फौरन क्लिक करेगा, यार दूसरे राइटर ने कुछ और लिखा हुआ था, तो आप अपने नोट्स पे जा सकते हैं, उसके उस पॉइंट पे जाके दोबारा उसको रीड करके कंपेयर कर सकते हैं। तफसीर में ये आसानी होगी क्योंकि वो एक ही ऑर्डर में लिखी गई होंगी। ठीक है, तो वहाँ आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे तो उसका तरीका क्या है। मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, कि जहाँ दो तीन चार राइटर्स एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इसमें यानी तब भी 100% तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इसमें
आप ये बात ले सकते हैं कि इट वुड बी करेक्ट, कि भाई यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, मुख्तलिफ लोगों ने एक ही बात की है। ठीक है, मुख्तलिफ लोग कौन, जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हों। तो उसको मजीद अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए आप मुख्तलिफ रीजन्स के राइटर्स को पढ़ सकते हैं। कि भाई कोई एक टॉपिक है, कि फ़िलिस्तीन पे बुक है, तो एक कोई आप बरसगीर का राइटर ले सकते हैं जिसने उर्दू में लिखी हो, एक कोई आप अरब राइटर ले सकते हैं, एक कोई आप यूरोपियन राइटर भी ले सकते हैं। तो अगर सबने एक ही बात की हुई है, एक ही बात पे एग्री हो रहे हैं, एक ही पॉइंट है, तो काफी चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक ही होगा। जहां उनका डिसएग्रीमेंट है, वहां आप अलग अलग एनालाइज करेंगे कि वो फैक्ट्स में डिसएग्री कर रहे हैं या अपने ओपिनियंस में, और ओपिनियन की वो क्या बेस्ड बना रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ऑथर का बैकग्राउंड की रिसर्च करना ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऑथर की बुक पढ़ने से पहले अगर ऑथर के बैकग्राउंड पे आप रिसर्च करते हो तो बायसनेस मुझे ऐसा लगता है कि आ जाती है कि अच्छा, ये इसलिए पॉइंट मैंने लिखा था कि देखिए, अपनी बायसनेसेस को तो हमने साइड पे रखना है। अगर हमें ये डर है कि हमने ऑथर का बैकग्राउंड पढ़ा, उस बैकग्राउंड में पता चला कि ये ऑथर जो है ये यूरोपियन है, इसने फलां जगह तालीम हासिल की है, या ये ज्यू है, ये क्रिश्चियन है, और हम उसी पर वहीं पे बायस हो जाएं कि यार ये तो ईसाई है, ये तो बात गलत ही करेगा। तो फिर हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत है, ना बजाय कि हम इस चीज को स्किप कर दें। क्योंकि अगर आपको उसके बैकग्राउंड पे ही बायसनेस है, तो उसके राइटिंग स्टाइल में भी आप वो बायसनेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए सॉरी, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम ऑथर के बैकग्राउंड को पढ़ के ही बायस्ड हो जाते हैं, तो पहले हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, वरना हम उसकी राइटिंग में भी वही बायसनेस ढूंढ लेंगे। और ऑथर का बैकग्राउंड पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या वो ऑथर एक खास फिक्र को ही प्रमोट कर रहा है, क्या वो ऑथर क्वालिफाइड भी है या नहीं, क्या वो ऑथर जो है वो खुद तो बायस्ड नहीं है, और अगर वो बायस्ड है तो वो किस तरफ बायस्ड है। अच्छा, उसके कौन से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ज्यादा फैक्ट चेकिंग की जरूरत होगी। इसलिए ऑथर का बैकग्राउंड जरूरी है। नहीं, मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन बहुत डीप लेवल का है ना। वो रादर देन के बैकग्राउंड पे जाने के ना, वो सिर्फ आर्गुमेंटेशन पे आ रही है ना। उनका वो कहना क्या चाह रहे हैं, और ये बात ठीक है उनकी। अगर हम बैकग्राउंड पे जाएंगे, हमारे अंदर बायसनेस आएगी आएगी, हमें पता ही नहीं होगा। हम सिर्फ बात से एनालिसिस करके देख लेंगे कि यार इसने बात कौन सी किया, उस पे फोकस ज्यादा रहेगा। ये डीप लेवल पे मेरे ख्याल में उन्होंने ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। रादर देन कि हम पर्सनैलिटी को एनालिसिस करें, हम उसकी बात को देखते हैं कि यार बात उसने क्या किया। हम उसको एनालिसिस नहीं कर रहे, हम उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और उसका मकसद उसकी बायसनेसेस आइडेंटिफाई करना है। उसका मकसद उसको एनालाइज करना नहीं है। एनालाइज हम उसके लिखे हुए को ही करेंगे। इससे हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि अगर वो कोई एक खास रेफरेंस दे रहा है या एक खास तरफ स्क्यू कर रहा है हर दफा, तो उसके पीछे क्या उसकी अपनी बायसनेस है। ओके, मे बी इससे आपको आसानी हो जाएगी एनालिसिस में। एनालिसिस लेकिन उस शख्स का नहीं होगा, एनालिसिस किताब का ही होगा। फिर हम बैकग्राउंड पे उसके क्यों जा रहे हैं, उसकी बात ही देखते हैं ना। तो बात तो उन्होंने बहुत वजनी बात की है। आप इसको उस लेवल पे देखें ना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बाइसनेस आएगी, वाकई आएगी। और देखें ना, बगैर बाइसनेस के उसने कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, सिचुएशन से बाइसनेस निकाली है कि नहीं निकाली, वो हमें उसके बैकग्राउंड में जाने की नहीं जरूरत। हम उसकी बात से ही चेक करेंगे कि यार इसने किस लेवल तक की बात की हुई है। नहीं, उनका वैलिड पॉइंट है, मैं उनसे एग्री करता हूँ। हसन भाई, मैं इसका आंसर दूं? मैं उनसे डिसएग्री या आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। बेसिक इनिशियल लेवल पर ये बिल्कुल सही तरीका है जो आप लोग कह रहे हैं कि राइटर्स को देखे बगैर ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मुझे आप लोगों की बात बिल्कुल समझ आ रही है। लेकिन इन अ डीपर परस्पेक्टिव, इन अ डीपर क्रिटिकल एनालिसिस लेवल, ये जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी स्किप कर देते हैं। आप भी अपना पॉइंट ऐड करें जी।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, ये जो अप्रोच की बात करें ना, ये न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो, किसी भी किताब को पढ़ते हो ना, तो हमारे पास थ्योरीज होती है जिसके बेस पे हम उनको अप्रोच करते हैं। एक है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है कि ऑथर को भी पढ़ो, उसके मोटिव को, उसके पर्पस को पढ़ो, ताकि किताब को बेहतर तरीके से समझ पाओ कि ऑथर तुमको क्या कहना चाहता है। इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि नहीं, तुम स्टाइल और टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करो, ऑथर की तरह कम फोकस करो। इसी तरह हमारे पास है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन कहता है कि ऑथर को छोड़ दो, तुम कोई भी मीनिंग तुम किताब का निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारी अपनी तरफ से है, तुम जो मर्जी हो किताब को समझ के जो मीनिंग तुम निकालोगे वही किताब का मतलब है। और न्यू क्रिटिसिज्म कहता है हाँ, ऑथर को तो छोड़ देंगे हम, लेकिन हम असल में किताब की तरफ, मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो है ना आप ऑथर को नहीं जान पाओगे। ऑथर का बैकग्राउंड जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक टेक्स्ट की रेलेवेंस आप नहीं जान पाओगे कि टेक्स्ट किस बैकग्राउंड के लिए लिखी गई है, किस ऑडियंस के लिए लिखी गई है, किसके लिए अभी वैलिड है। या दूसरी चीज, आप ये भी नहीं जान पाओगे कि ऑथर आपको किस लाइन में दे रहा है। मैं आपको अभी 10 किताबों का नाम बता दूंगा, वो बहुत सारी फैक्चुअल चीज है उसमें, लेकिन वो बिल्कुल आपको उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रही है जो कि असलियत से है। हालांकि ये रिलेवेंट कई जगह पे हो जाता है, लेकिन कई जगह पे इसके बहुत ज्यादा फ्लॉज है। इसको न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फ्लॉज है। ऑथर को आप डिसएंगेज करके टेक्स्ट के लिट कभी भी नहीं पहुंच पाओगे आप, जब तक कि आप ऑथर को, उसके बैकग्राउंड की, उसकी कंडीशंस को, उसकी ऑडियंस को नहीं समझ पाओगे। आप जो बिटवीन द लाइंस होती है ना चीजें, उसको कभी नहीं जान पाओगे। जो मोटिव होता है, मोटिव्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे जब तक ऑथर को ना जान पाओगे आप। तो बेशक अक्सर ये सब्जेक्टिव चीज है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको कह दिए कहाँ कहाँ पर। अच्छे में आवाज आ पॉइंट्स रही है ऐड मेरी? किए हैं गाबित। जी जी, आवाज आ रही है। आपने और ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए ना, मैं उसको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। जी जी। थैंक यू, बट गुड पॉइंट्स। किसी और का कोई पॉइंट, कुछ और ऐड करना चाहे, कोई सवाल? अच्छा, इसमें जो बैकग्राउंड ऑथर का देखने की बात है, उसमें आई फील लाइक कि हम लोग अमूमन जब कोई किताब शुरू करते हैं तो वो जस्ट गो स्क्रॉल थ्रू द पेजेस एंड जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर लिखा होता है वहाँ से बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब्जेक्टिवली आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उस बुक का अर्ज नाशिर वगैरह लिखा होता है, इंट्रोडक्शन होता है पहले। तो आई थिंक सो वो अर्ज नाशिर वगैरह पढ़ के आपको एक साइकी समझ आ जाती है राइटर की कि ओके वो किन हालात में बैठ के किन पर्सपेक्टिव से, किन वजूहात की बिना पे कोई किताब जो है वो लिख रहा है या कुछ भी अपनी राय दे रहा है। तो थिंक सो उससे भी आपको काफ़ी ओवरऑल जो उसका पर्पज है बुक का वो पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट दिस इज जस्ट वन थिंग, लेकिन आपको बाकी चीजें भी क्योंकि हम इसी पे हमने थोड़ी ज्यादा डिस्कशन कर ली, हम्म। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपको बाकी चीजों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एनालाइज तो उसका लिखा हुआ ही करना है। उसके लिए आपको फैक्ट्स ओपिनियंस को अलग करना है। ओपिनियंस उसने किस बेस पे बनाए हैं, उस बेस को चेक करना है कि उसने कोई यस। एविडेंस दिया है, तो उस एविडेंस को चेक करेंगे। अगर उसने एविडेंस नहीं दिया तो उस ओपिनियन को ही आप चेक करेंगे। हम्म। माकूल रहा है। कोई और पॉइंट किसी का? जी, अभी पहले जिन भाई ने ऐड किया ना, न्यू क्रिटिकल की जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया ना, वैसे ना ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि डीप लेवल कौन सा है। आप उनकी बात बिल्कुल ये ठीक है कि आप उसकी हिस्ट्री जाने बगैर उसके टेक्स्ट को उस तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन जिस जगह पे मैं सोच रहा था कि हम उसकी बैकग्राउंड पे जाएंगे ना, आथर की, तो ऑटोमेटिकली बायसनेस मेरे अंदर भी आ जाएगी कि अच्छा यार ये इसने उस वजह से ये लिखा हुआ है। अब डीप लेवल कौन सा है, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही है बात, इस पे से डीप लेवल कौन सा हो सकता है। बहुत शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डीप लेवल बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना, मतलब मैंने वही कहा कि आप किसी एक अप्रोच को हम नहीं कभी भी लेते। ये सारी थ्योरीज है कि आप टेक्स्ट को किस तरीके से अप्रोच करोगे। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, किसी को वो पसंद आती है, कहीं पर वो, मतलब ये सब्जेक्टिव चीजें सारी है। डिपेंड करती है आप कौन सा टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आप कौन सा जॉनरा पढ़ रहे हो, आप कौन सी चीजें पढ़ रहे हो। देखिए, साइंस एंड टेक में आपकी बाइस कहाँ काम आएगी। साइंस एंड टेक में अगर कोई किताब लिखता है ना, तो ऑथर के बारे में जब आप जानते हो तो वहां पर बाइस क्रिएट नहीं होती। इनफैक्ट एक सॉर्ट ऑफ एक बिलीफ क्रिएट होता है, सॉर्ट ऑफ एक इमेज क्रिएट होती है कि ऑथर किस लेवल का है, किस लेवल की इसकी रिसर्च होगी। राइट। और वहीं पर अगर आप ऐसी कोई सब्जेक्टिव चीज पे लिखता है, ओपिनियंस के बारे में, ठीक है, चीजों के बारे में, मॉरलिटी के बारे में, तो वहां पर जो है ना आप अपना अप्रोच चूज कर लो जो भी आपको सही लगता है। तो डीप लेवल डिपेंड करती है कि वो चीज कौन सी है, जॉनरा कौन सा है, दैट इज ऑल इट डिपेंड्स अपॉन।